फेमस गज़ल है जी जी एक, जी न जी भर के देखा न कुछ बात की, जी। या खास तौर से आपके लिए। थैंक यू सो मच। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैम, आपने कभी नहीं सोचा था कि आप एक्टर बनेंगे? मतलब एक्टिंग फील्ड में आने का तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। पर आपको एक कमर्शियली आप सक्सेसफुल भी हो गई, है ना? हुँ। तो कैसा लगता है कि मतलब जो सपना कभी देखा ना हो वो अचानक से पूरा हो जाए? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वो हाउसवाइफ़ हूँ, जो सिंगर हो सकती थी। तो अब भी तो आपने इतनी सारी फ़िल्में कर ली है। तापसी पन्नू, अनुष्का, वरुण, सब लोगों के साथ में आपने काम किया है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ में रहा? लेट्स जस्ट से कि मुझे बुरा एक्सपीरियंस कोई नहीं हुआ, किसी के साथ भी क्योंकि जब मेरी पहली फ़िल्म एक्चुअली जो थी वो रजत कपूर के साथ थी। तो उनका सबसे पहले फ़ोन आया था मुझे कि आपका ऑडिशन मैंने देख लिया और आ जाओ मस्ती करेंगे। सर, क्या आप गज़ल में कुछ नए एक्सपेरिमेंट शामिल करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि गज़ल को अगर गज़ल ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो स्टाइल है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल है, तो फिर गज़ल नहीं रहेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गज़ल का वो सुनहरा दौर और उस दौर के बेहद हसीन सितारा हैं टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। आज के मेहमान चंदन दास जी और उनके साथ है उनकी धर्मपत्नी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री यामिनी दास जी। तो आइए स्वागत करते हैं यामिनी दास जी और चंदन दास जी का। स्वागत है आपका टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। नमस्कार जी, नमस्ते। बहुत-बहुत। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस बहाने याद किया। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट पे सब भीड़ इतनी नहीं होती है, पर जब ये दो लोगों ने सुना कि दो तीन लोग हैं जी। और उन्होंने सुना कि आप आने वाले हैं, तो क्योंकि इन्होंने बचपन से आपको सुना है, तो ये लोग एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। जी, जी, जी। और आपने गज़लें इतनी प्यारी प्यारी दी हैं जी, जी। और मैम के तो सभी क्योंकि फैन मैंने हैं। पूछा तो इन्होंने बताया कि हम बिहार के हैं हाँ। और मैं बिहार में रह चुका हूँ और एक टाइम 73 की बात कर रहा हूँ मैं वहीं मतलब शुरुआत मेरी जो स्ट्रगल का शुरू हुआ वो बिहार से ही हुआ। 73 में मतलब मैंने ऑडिशन दिया था बिहार रेडियो में। अच्छा, बिहार रेडियो में आपने काम हुँ। किया था। तो 73 तब के बिहार में सर और आज के बिहार में, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग बिहार से हैं, तो जानना चाहेंगे क्योंकि तब तो हमारा कुछ ऐसा था नहीं, हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो हम जानना चाहेंगे कि तब का बिहार कैसा था, आज का बिहार कैसा है? तब का तो ये था कि शुरुआत का मतलब ये हो रहा था कि म्यूज़िक के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि लोग बाग जो हैं वहाँ पे धीरे-धीरे ऑडियंस जो है और ख़ास तौर से दशहरा के टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था और हम हर प्रोग्राम में हम हिस्सा लेते थे और बड़े-बड़े कलाकार जो बॉम्बे से वहाँ जाते थे सुनने के लिए, जी। हम भी वेट करते थे कि भई यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब आने वाले हैं, रविशंकर जी आने वाले हैं, विलायत अली खान साहब आने वाले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होके हम जाते थे और रात भर का प्रोग्राम होता था। वाह। हम लोग सुनते थे वहाँ पे। तो धीरे-धीरे मैंने ये देखा कि वहाँ के जो है ऑडियंस वहाँ तैयार हो रहे थे उस टाइम पे। हाँ, तो धीरे-धीरे ऑडियंस तैयार के बहुत सारे तो हर साल जो है वहाँ प्रोग्राम होना शुरू हुआ और धीरे-धीरे ऑडियंस बढ़ने लगे वहाँ पे। क्योंकि ऑडियंस तैयार हुआ धीरे-धीरे, सुनने के लिए आते थे लोग बाग, बड़े-बड़े आर्टिस्टों के नाम से आते थे। फ़िल्मी आर्टिस्ट भी वहाँ जाया करती थी। महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी, हमने सुना है वहाँ। वाह। मुकेश जी आए वहाँ,
गाने के लिए, सुना हमने, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था। तो अब जो उनके भी जो बच्चे हैं अभी उनके, तो वो धीरे धीरे वो श्रोता पैदा हो गए वहाँ। तो अभी उसके बाद भी जो है धीरे धीरे जब भी हम प्रोग्राम करने के लिए हम पढ़ना जाते थे तो बहुत अच्छे ऑडियंस वहाँ पे हैं सुनने वाले। तो कब का जो है धीरे धीरे ऑडियंस बनना शुरू हुआ वहाँ से, लेकिन बच्चों में उसका असर हुआ, संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कार बच्चों को मिला, तो सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी वहाँ का फ़र्क है अभी। चलिए अभी मैम से थोड़ा जानते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कब कैसे कहाँ मिले सर से आप? सी मैं बचपन से रेडियो पे गाती थी जी। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड म्यूज़िक की है। मेरे फादर म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, कंपोज़र थे, और मम्मी भी दूरदर्शन में, उनकी डेथ के बाद उनको जॉब मिल गई थी, तो मैं बच्चों के सेक्शन में गाती थी। जी। हर महीने एक गाना गाया जाता था, वहाँ पे हम सीखते थे, और म्यूज़िक की तरफ मेरा झुकाव हमेशा से था। फिर जब 15-16 साल की हुई तो ये सब बातचीत स्टार्ट हो गई कि भाई अब यामिनी को युगवाणी में गवा दो, ऑडिशन दिलवा दो वहाँ पे। पर तब तक जो है ये मेरी लाइफ में आ गए। अब इनको देखा मैं सब भूल गई। और बात वही है कि अब मेरी मम्मी बोलती थी कि जिस तरह का हस्बैंड मेरे पापा मेरे लिए इमेजिन करते थे, ये एग्जैक्टली उस मोल्ड में फिट बैठते हैं। क्योंकि मेरा झुकाव गाने की तरफ था, तो इवन वो 14-15 साल की एज में वो जो एक क्रशेस होते हैं, जी जी जी। किसी सहेली के भाई बहुत अच्छा लग रहा है, अब सहेली बोल रही है कि मैं तुझे अपनी भाभी बनाऊंगी, और ये और वो, उसमें भी वो क्रश भी ना 2 दिन में ख़त्म हो जाता था अगर वो बंदा बेसुर अगर ये लगे कि ये तो म्यूजिक लेके आगे जाने वाला है नहीं जी। तो मेरा वही ख़त्म हो जाता था। क्योंकि एक इमेज बचपन से ही थी कि मेरा हस्बैंड वो गाना ही गाएगा और गज़ल गाएगा, वाह। क्योंकि मेरे फादर उर्दू पढ़े लिखे थे। तो ये डिसाइडेड ही था मेरे माइंड में। पर सर से मिले कैसे आप? मतलब पहले फैमिली का कुछ? हाँ, फैमिली, क्योंकि मेरी मम्मी मैं गुरु ढूंढ रही थी जी कि भाई किसी से सीखूं, अच्छी तरह फादर तो थे। जी जी। तो मेरी मम्मी इनको दूरदर्शन में मिले, इनकी रिकॉर्डिंग थी, मम्मी वहाँ पे असिस्टेंट थे। तो मम्मी को इनको ये पापा के बारे में सुन चुके थे काफ़ी चीज़ें, तो मम्मी को बोला कि भाई आपके कोई बच्चे गाते हैं, बातचीत हो रही थी। तो मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी गाती है, तो आप किसी दिन घर आइए। जी। तो इनको फुर्सत मिली 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद ये घर आए और मैंने गाना सुनाया इनको। तो मुझे अपने गाने पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ओके। पर इन्होंने बोला नहीं अच्छा गाती है, मैं अगले हफ्ते से आऊँगा। तो वो जो बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया। वो मेरी तरफ से तो मुझे 15 दिन में पता चल गया था कि या तो इनसे शादी होगी या इनके लिए मैं पूरी जिंदगी रहूंगी। मुझे पता चल गया था। सर की तरफ से क्या था? फिर कंफ्यूज थे। पर सर कंफ्यूज क्यों थे? नहीं, कंफ्यूज नहीं था मैं, बस ऐसे ही था कि मैं तो अकेला था, मेरी फैमिली जो है वो बंगाल में थे सब, मैं तो अकेला यहाँ रहता था दिल्ली में। तो करना है कि नहीं शादी, शादी जिम्मेदारी है, और मैं बिल्कुल आराम से रियाज कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो ये संगीत है इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ। जी। तो बस मैं इधर जॉब करता था ओबरॉय में, और गाने का ही जॉब करता था, और अकेला था, बस रियाज करना, और पंडित मणि प्रसाद जी से क्लासिकल सीख रहा था उन दिनों, और वो भी रेडियो में ही थे, स्टाफ आर्टिस्ट में, लेकिन गाते थे, ख्याल गाते थे, किराने घराने से हैं। तो उनके पास जाना और उनसे सीखना, तालीम लेना और रियाज करना, यही मेरा काम था। लेकिन इनकी मम्मी से मैं बहुत इम्प्रेस था, तो बिल्कुल माँ की जैसा
हाँ, मुझे लगता था जैसे कि कोई भी चीज़ हो, सजेशन देना हो या कुछ भी हो, हमेशा मैं पूछा करता था। हमें बताती थी, देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि मैं अपना काम करके फिर मैं रात को मैं इनके घर चला जाता था, तो खाना भी खाना वहीं पे होता था फिर। और फिर ये होता था कि भाई मम्मी से बात करेंगे तो टाइम अच्छा उनके साथ कोई ना कोई चाहिए होती है, तो सब। और इनके भाई बहनें से हैं सब, तो एकदम एक फैमिली के फैमिली की तरह हो गया। जैसा हो गया। और फिर गाना बजाना, ये वो संगीत की बातें, तो मैं भी बहुत मिलजुल गया था, मतलब एक काफ़ी इम्प्रेस हो गया था कि अच्छा है। और यामिनी को मैं देखता था कि ये कोई भी चीज़ हो उसको फट से, मतलब जैसे कोई भी गाना हो, पुराना गाना हो, कुछ भी हो, याददाश्त बहुत इसके काफ़ी अच्छे होते थे। जैसे कोई भी चीज़ बता के जाओ, ये राग में रियाज करना है, ये वो, तो अगर मैं बोलूँ कि कल जो सिखाया था वो वही चीज़ वो गाती थी, लेकिन वो बहुत ही फीलिंग्स के साथ। और अगर गज़ल भी गा रही है तो बहुत फीलिंग्स के साथ, तो मैं समझता था कि इसके अंदर जो है कुछ है जो अलग से है। तो ये सब चीज़ जो है, और अल्टीमेटली जी। जो चीज़ मेरे फेवर में काम की वो थी मूंग की दाल, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। ओके। अल्टीमेटली ये मामला जो था वही काम आया कि जब इन्हें आलू खिलाए गए तो इन्हें अपने फैमिली की याद आई कि भाई हमारे घर में भी ऐसे ही आलू बनते हैं जी। तो गाना वाना सब ठीक है, लेकिन काम इनको शांत उसी ने किया कि हाँ यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। हाँ। राइट, ये मेरे को, मैं रियाज करूँगा तो दाल चावल बना के खिला पाएगी, जो कि मुझे उस वक्त सिर्फ वही आता था बनाना, के आलू दाल और चावल बस। तो अल्टीमेटली काम यही किया। पर सर का जवाब अभी तक आया नहीं। इतनी अच्छी लड़की मिली थी जो खाना भी बना के खिला रही थी, घर पे भी जाओ तो खाना बना बनाया मिल रहा था, पर कंफ्यूजन क्यों था? मैं अपने आप ये अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सिंगर लोगों का एक अपना जोन होता है ना, उनको एक डर भी रहता है अंदर से, पता नहीं कोई दूसरी आ गई जो रियाज करने में टोकते वोकते रहे, क्या दिन भर रियाज करते रहते हो। पर आपको तो सपोर्ट करने वाली लड़की मिली थी, फिर भी कंफ्यूजन। हाँ, लेकिन नहीं, क्या है कि बस सोचता था मैं बहुत ज़्यादा। मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा वो हो गया था कि शादी के दिन भी मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब मंडप में जाना है कि नहीं जाना है। ये सच है। मैंने बोल दिया था, हमारे म्यूजिशियन है साथ काम करते थे, बोले नहीं यार मुझे नहीं करना है, नहीं जाना है। जबकि मैंने डेट फिक्स कर दिया कि बिरला मंदिर में शादी होगा, हो रहा है और सब डेट फिक्स है, सब गेस्ट को बुला लिया, सब आ गए सब। लेकिन तभी भी मैं एक दिन पहले सोच रहा हूँ सही कर रहा हूँ मेरा कोई ठीक नहीं है भाई, मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी। मुझे भी पता है। ओ अच्छा, आपको भी मुझे पता भी पता है कि मैं शादी के दिन मेरे भाई को बोले, भाई जरा जाके देख ले। 2 दिन पहले भेजा मैंने कि तो जा मिल गया कि उनका मूड क्या चल रहा है। और मुझे ये था कि बिकॉज वो ऐसे ही थे मस्त मौला अपना, मुझे पता था कि वो उनका मूड नहीं करेगा, कहेंगे चलो यार आज नहीं करनी है शादी। और उसके बाद संडे जब हम जाएंगे इनसे पूछने के, भाई सारा मम्मी के फ्रेंड सर्कल, दूरदर्शन सारा इकट्ठा हुआ था, आप आए क्यों नहीं? बोले मेरा मूड नहीं किया, चल अगले थर्सडे को कर लेंगे। अभी क्या नेचर ही ऐसी थी। मैं मम्मी को बोले मम्मी शुक्र करो आज है। जब ये एंटर किए तो मैंने बोला चलो शुक्र आ गए, शादी हो गई। और उन्होंने वही किया, मुझे बताया कि पता है आज मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 या 5 हमारे म्यूजिशियन थे बस। बस तो वो एक म्यूजिशियन थे तबले वाले, बबलू भट्ट, वो और उनकी वाइफ
इनकी जिम्मेदारी थी इनको लेके आना। वो पहुंच गए, अच्छा वो पहले ही पहुंच। वो पहुंच गए कि दादा चलिए। हाँ तो ये सोच रहे हैं क्या करूं, तो देखा कि वो एक ट्रे लेके आए थे ओके। गिफ्ट में। तो कहते हैं, मेरे को खुद बता रहे हैं वो शादी के बाद कि फिर मैंने देखा कि बबलू बेचारा गरीब आदमी, तो 30 रुपए तो खर्च के हुए इस ट्रे पे। तो अब बेचारा ये ले ही आया है ट्रे, तो चलता हूँ, उसने पैसे खर्च कर दिए हैं इतने। उन्होंने बोला वही अखिलेश देवता का नमस्कार, जो ये पहुंच गए सही टाइम पे। वो आज भी वैसी हैं। मैं यही पूछने वाली थी सर, आज भी वैसे ही? हाँ, अगर कहीं भी जाना है प्रोग्राम के अलावा, उनके काम के अलावा, जाएं नहीं जाए चलें। तो आज हमारे पॉडकास्ट के लिए तो ऐसा नहीं था ना? ना नहीं। सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए वो स्पीड जरा कम है, नहीं और कोई मूड से चलते हैं। कोई बात नहीं, पर शुक्रिया आने के लिए। नहीं, काम से कनेक्टेड है ये काम से क्या? आप काम से कनेक्टेड हो। आपका मैंने देखा इंटरव्यू देखा, आप नमित का जो आप जी किया जी था, जी, मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू लिया थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पूछती, बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि अच्छी बात करेंगी। तो अभी थोड़ा मैम से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप शादी करके आए थे और बहुत ही कम उम्र थी और सर शोज़ करते होंगे फिर तब, है ना? हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि थोड़ा इनसिक्योर वाला होता है मामला। तब आप साथ में जाते थे इनके? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स की वाइफ को मैंने बोलते हुए सुना है कि हम मैक्सिमम शोज़ पे साथ में जाते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं गई, बल्कि जब इनकी एल्बम आ गई तो वही करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी। तो एल्बम आई तो मैं इनके पीछे थी कि अब आपको बॉम्बे शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं दिल्ली में था। दिल्ली में हम लोग रहते थे, यार गुड जॉब, गाते थे, प्रोग्राम्स अलग होते थे। जी। तो मैं इनको मैंने साल भर इनको परसू किया कि आप ये जॉब वॉब छोड़िए और बॉम्बे जाइए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों को लग रहना पड़ेगा, पर ये क्या होता है ना, जब आप अभी फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती है ना म्यूज़िक की, तो बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ आपको आती हैं। लेकिन मैं खुद एक बैकग्राउंड से हूँ जी। जहाँ पे मेरे फादर गुड लुकिंग टैलेंटेड आदमी थे और मेरी माँ इतनी छोटी सी, थोड़ी सी डार्क वो थी, एंड दे हैड अ परफेक्टली गुड मैरिज, दे लव्ड ईच अदर। सो वो इनसिक्योरिटीज़ मेरे साथ कभी भी रही नहीं है कि मुझे छोड़ के चल। लोग बोलते थे कि आ गए बॉम्बे, क्योंकि आ गए बॉम्बे, तो वहाँ पे दिल्ली में मुझे लोग बोलते थे, अरे हैंडसम आदमी है तेरा, इतना टैलेंटेड है, तेरे को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इस तरह की इनसिक्योरिटी ना मैंने कभी पाली। और जहाँ तक फीमेल फैंस का सवाल है, अब ये जब गाना शुरू किया था, मतलब जो एल्बम आया था, तो हमारी शादी के टाइम पे कितना 25 के थे, हैंडसम थे और टैलेंटेड थे, गाना गाते हैं अभी भी तो मेस्मराइज हो जाते हैं लोग, राइट? बिल्कुल। पर यही तो चाहिए। अगर ऐसे गाना गाने वाले को अगर कोई अप्रिसिएशन करने वाला ना मिले, अब वो लड़की है या आदमी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन है। और हमारी रिलेशनशिप ठीक रहेगी तो कभी कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा, और अगर नहीं रहेगी तो कोई भी आ जाएगा। क्या है कि हम लोग जैसे पहले जैसे कोई हम गाते थे तो अपना कोई कंपोजिशन नहीं था मेरा, तो मैं मेरी साहब को बहुत देखा, मैं यसन साहब को, उनकी गज़लें में गाने लगता था। तो जब मैं मेरा पहला एल्बम जब म्यूज़िक इंडिया में जब मैं साइन किया, और उस टाइम पे ये हुआ कि नहीं, आपको अपनी ही गज़लें गानी है और कंपोजिशन भी आपका खुद ही करना है, आप किसे करवाएं नहीं करवाएं वो आपकी मर्ज़ी। तो फिर हम जो है हम लोग साथ बैठते थे और शायरों को फिर हमने कांटेक्ट किया। हाँ, जैसे इब्राहिम अश्क से जी उनके गज़लें हमने खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। जी फिर डॉक्टर बशीर बदर साहब जी। हमको लेकर दिखा करते थे, उनकी 2 गज़लें जो हैं हमने ऑल इंडिया रेडियो से हमने वो 2 गज़लें हमको मिली
और एक मुजीब सिद्दीकी साहब है, उन्होंने कहा कि चंदन अगर कोई तुम्हें टाइम मिले, मौका मिले तो ये 2 गज़लें ज़रूर आप रेडियो में गाना। वो गज़ल मेरे पास वो पहले ही भाई नई गज़लें हैं, और एक वो चांदनी का बदन खुशियों का साया है, और दूसरी ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़ुबां है, अभी तो साहब तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये 2 गज़लें जो हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया एल्बम के लिए। आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर आमिर फजलबाश, ही वाज अ बिग इन्फ्लुएंस। बड़े भाई के जैसे थे इनके। हालात में कदे के करवट बदल रहे हैं, साथी बहक रहा है, मैं तर संभल रहे हैं। पहली एल्बम में दिल में किस दर्जा नहीं बच्चा, कुछ हुआ? हाँ, दिल, पहली एल्बम में थी। हाँ, दिल में किस दर्जा बेदिली है अभी, हर खुशी खुशी जैसे अजनबी है अभी। क्या बात है। अभी इतनी गज़लों की बात हो गई तो एक दो गज़ल हम सुन ही लेते हैं पहले, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है। फेमस गज़ल है जी, जी, एक, जी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, जी, या खास तौर से आपके लिए। थैंक यू सो मच। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, खबर ही नहीं, खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्या बात है। मतलब ये ड्रीम कम्स ट्रू वाला मामला है कि हमेशा आपको सुना है हमने, पर आप लाइव आज हमारे सामने गा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। पर मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी बोलिए। सबसे ज़्यादा मैंने सुना है उसको, वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया, अच्छा अच्छा, बेवफा कौन था फैसला हो गया। अच्छा, अच्छा। ठीक है। There you have it. बहुत अलग गजल की फरमाइश की आपने। ठीक, वो भी हो जाएगा। जिंदगी भर की बातें ना हम- हमसे करो, हाँ, ये- हाँ। एक पल में यहाँ क्या से क्या हो गया, ये अच्छा है। है ना। जिंदगी भर की बातें ना हमसे करो, एक पल में हाँ। यहाँ क्या से क्या क्या हो गया? ठीक है ठीक यही है ना, हाँ। यही है ना, बस। हो। रेडी?
वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया, वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया। बेवफा कौन था, बेवफा कौन था, फैसला हो गया। वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया, वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया। बेवफा कौन था, बेवफा कौन था, फैसला हो गया। वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया। जिंदगी भर की बात न हमसे करो, जिंदगी भर की बात न हमसे करो, जिंदगी भर की बात न हमसे करो। एक पल में यहाँ, एक पल में यहाँ क्या से क्या हो गया। वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया, वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया। बेवफा कौन था, बेवफा कौन था, फैसला हो गया। वो मुझे छोड़कर गैर का हो गया, गैर का हो गया, गैर का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी फेवरेट गज़ल गाई है और गज़ल की दुनिया में आपका एक अपना नाम है, आपकी अलग पहचान है। पर इससे पहले नमित हमारे शो पे आए थे और नमित से मैंने आपके बारे में पूछा था, कुछ जर्नी के बारे में बातें हो रही, स्ट्रगल के बारे में बातें हो रही थी। तो नमित ने बोला था कि पापा बहुत अच्छे गज़ल सिंगर थे, पर पापा को वो कमर्शियली सक्सेस एक होता है वो नहीं मिल पाया। तो कैसा होता है ना, हर इंसान मुंबई में एक सपना लेके आता है और वो और कमर्शियली हिट भी होना चाहता है वो। तो मैं आपसे बस जानना चाहती थी कि एक छोटा सा दिल में कहीं ना कहीं रह जाता है, जैसे हरिहरन साहब, गुलाम अली साहब, सबकी गज़लें और गाने फिल्म में आए, आपके भी आए, पर वो उन्होंने ही बोला था कि कमर्शियली सक्सेस उतना नहीं मिल पाया। तो एक छोटा सा दिल में कहीं रहता है कि मिलना चाहिए था क्योंकि डिजर्विंग थे आप। हाँ, उस टाइम पे मिलना तो चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि जिस टाइम पे मैं गज़ल में जिस टाइम पे आया मैं, और म्यूज़िक इंडिया में जब मैं काम कर रहा था जी उस टाइम पे गज़लों का एक दौर आ गया था। जी और हर साल जो है मैं एक एल्बम मेरा आ रहा था, हर साल एक एल्बम। पहले तो एलपी रिकॉर्ड आया, फिर कैसेट का ज़माना आया, फिर सीडी आ गया। तो उसमें क्या है कि एक मुझे अलग सा मुझे मज़ा मिला, क्योंकि उससे लोग बाग गज़ल का बूम भी आ गया। उस टाइम पे सब लोग जहाँ भी देखो तो गज़ल सुन रहे हैं लोग, यहाँ गज़ल हो रहा है, वहाँ गज़ल हो रहा है, हर जगह पे। और म्यूज़िक इंडिया पे वो भी कह रहे थे कि भैया अभी आपका गज़ल का चल रहा है तो आप गज़ल करते रहो। तो उस टाइम पे क्या होता था कि फिल्म में गाने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाके वहाँ बैठना पड़ता था। वहाँ पे एक तरह का लाइन लगे हुए थे सबके। तो वो जो टाइम होता था वो मैंने इतना, क्योंकि मुझे गज़ल से ही ज़्यादा प्यार था। और उस टाइम पे ये चांस की बात है कि उस टाइम पे इत्तेफाक बात है कि गज़ल का दौर आ गया और मैं कंपोज भी करने लग गया सब। तो इसमें इतना ज़्यादा मैं रम गया, मुझे कोई ऐसा कुछ ख़ास ये नहीं लगा कि फ़िल्म का गाना हो तो मैं बहुत कुछ, मैं इसी में ही खुश था। और वो चलता गया, वो सालों चलता गया। वो दूसरे लोगों के कंपोजिशन बहुत कम है, एक दो ही हैं, बाकी मेरा ही है सारा।
तो उसमें क्या है कि टाइम बहुत लगता था। जी, तो उसमें क्या है कि जाके और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर से लोगों मिलना से जाके, मिलना, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो इसमें ही ज़्यादा बिजी हो गया, जी, तो इसमें ही मुझे मज़ा आने लगा। ओके, ठीक है ना, ये भी एक वजह थी। हाँ। और दूसरा क्या, कोई ऐसा कोई तो एक दो बारी जो है उषा जी से मैं मिला, उषा खन्ना जी से। जी, उन्होंने मुझे 2 पिक्चर में गवाया। जी, उनके टच में जब था हाँ, मैं, हाँ, उनके साथ प्रोग्राम में भी मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई फिल्मों में गाना है ये। तो मैं जान लड़ा देंगे और हालात, हालात, 2 पिक्चर में मैंने गाया था। तो उसके बाद जो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर से जाके जो मिलना है, टाइम जो उनके पास देना है, वो मैं गज़लों के ऊपर ज़्यादा हमने टाइम दिया। टाइम दे दिया। और म्यूज़िक इंडिया के साथ सब हमें कौन से शायर से मिलना है, नई नई गज़लों का तलाश करना है, कौन सी गज़लें गानी हैं, इस तरह उसी में ज़्यादा मैं बिज़ी रहा। सर, आपने बताया कि गज़ल आपको बहुत पसंद है। जी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये डाउट था मेरा कि गज़ल क्यों पसंद था? लोग हमारे बिहार में ना यूपीएससी होता है, लोग क्लियर करते हैं, या तो उनका दिल टूट जाता है राइट। या फिर वो प्यार में पड़े होते हैं और उस प्यार को पाना होता है। गज़ल में भी इतने सारे फॉर्म है म्यूज़िक में, फोक है, क्लासिकल है, पर आपने गज़ल को ही सेलेक्ट किया। गज़ल में भी 2 ही प्रकार होते हैं, या तो दिल टूटना या फिर मोहब्बत। राइट। तो आपको क्या हुआ था? मोहब्बत हुई थी या दिल टूटा था? मैं बताऊँ आपको, जब मैं 2 साल का था, मेरी माँ की डेथ हो गई। ठीक है, तो एक वो घर में वो माँ का जो मिस होना, माँ नहीं है, जी, तो फादर से जो चीज़ मिलना था माँ से, वो चीज़ नहीं मिली। एक तो वो चीज़ था, और जो फिर मैं म्यूज़िक में जब आया तो फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फादर क्योंकि हमारे बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन, ओके, तो उन्होंने कहा भाई आप दुकान में जाके बैठो, और मेरा मन नहीं लगता था वहाँ, मेरे को बहुत गुस्सा भी करते थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फिर मेरे को हर्ट होता था मैं। तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे धीरे, कि जहाँ पे सुकून मिले, शांति मिले, तो फिर मेरी बहन गाती थी वहाँ पे घर पे, तो वहीं से मेरा जो है शुरू हुआ। तो पापा को बहन का गाना पसंद था, आपका सिर्फ? मैं बहन मतलब अपना सगी बहन नहीं, ओके, तो मेरी कज़न, कज़न मतलब जी, जी, जी। वो गाती थी। तो लेकिन फादर मुझे चाहते थे कि मैं अपना पढ़ाई करूँ। ओके, वो 8 साल 9 साल का मैं था उस टाइम पे, जी। वो तो यही चाहते थे कि मैं वहाँ जाके बैठा करता था सिंगिंग वाले दिन। सिंगिंग वाले जी। रूम में, तो उनको पसंद नहीं था बिल्कुल। तो एक वो भी था कि माँ की कमी, और ये है। उसके बाद फिर जब जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके बाद एक लड़की के साथ, मतलब ऐसे ही बिना 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 मोहब्बत हो गई। मोहब्बत, मतलब हाँ ऐसे, मतलब कभी कभी बातचीत नहीं, कभी कुछ नहीं, ऐसे ही मोहब्बत हो गई, अच्छा, एक तरफा एक तरफा। मायने में। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत, तभी वो गजल आया सर। फिर उसके बाद एक दिन जब उसको बुलाया, जी, घर पे जब बुलाया, मेरी बुआ ने घर पे बुलाया कि ऐसा ऐसा है, नहीं, अच्छा, उसने मना ही किया था। हाँ वो नहीं है, तो फिर एकदम से मेरे को बहुत ही हुआ हर्ट। हाँ। तो फिर वही सब, फिर लता जी की गज़लें हैं, और फिर वहां से हाँ। और दिल टूटा, और फिर यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में जो कौन सी चीज़ हुआ। हाँ, फिर फाइनली आपको एक मोहब्बत मिली जिसने जिंदगी भर का साथ दिया, फिर है ना? फादर नहीं चाहते थे, फिर मैं वहाँ से, बस फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर घर छोड़ना पड़ा एक टाइम पे। घर छोड़ हाँ, के मैं बंगाल से फिर मैं पटना आ गया। हाँ, यही था फिर कहानी। बंगाल से आप पटना चले गए। पटना में- कहाँ पे गए? पटना में हमारे फादर के दोस्त थे, ओके, उनके घर में मैं आ गया। वो वहाँ पे वो बिजनेसमैन थे वो, ओके, तो वो भी मतलब म्यूज़िक से कोई इतना खास ही नहीं था। तो वो रेडियो में जैसे मैं गया, तो वहाँ आर्टिस्ट लोग मिले वहाँ, तो जहाँ मैं रहता था वहीं पे अपना एक हमारे डी काले साहब थे वहाँ पे स्टाफ आर्टिस्ट, वो भी रहते थे वहीं पे हम। बहुत बड़े रिस्पेक्टेड हाँ, आर्टिस्ट हैं वहाँ के। तो डी काले। वो हमको बोलते थे तुम घर पे आओ, तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो उनके घर में जो था वही अपना, ये दिल्ली जाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जी, 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 इन लोगों से मिलने से पहले की बात है, ओके। जब मैं पटना में था। तो क्या किया, तो जब आप घर से निकले थी और जब आपने शुरू कर दिया काम वाम थोड़ा करना, हाँ,
पापा का रिएक्शन कैसा था फिर? बहुत ही मतलब ये था कि गुस्से थे, बहुत नाराज़ थे। ओके। वो नहीं चाहते थे ना कि मैं जी, जी, जी। वो चाहते थे कि वो हमारी जो मिठाई की दुकान है उसमें मैं बैठूं और मिठाई मैं बेचूं, रसगुल्ला और संदेश। मतलब मिठाई का बिजनेस करो। तो जब एक सक्सेस मिल गया तब तो पापा साथ को से तो थोड़ा बहुत बाद में, अच्छा तो तब तक तो उन्होंने कोई खबर ही नहीं ली। अच्छा खबर ही नहीं ली थी। हाँ, उनको पता था कि मैं पटना में हूँ जी। और उनके फ्रेंड के घर में हूँ मैं, और फ्रेंड जो थे वो बड़े बहुत अच्छे एस्टेब्लिश लोग थे वहाँ पे, बड़े 2-3 कोठी हैं उनके वहाँ पे, बड़े ज्वेलर्स वाले हैं, अलंकार ज्वेलर्स। जी अच्छा अलंकार में। हाँ, वो हमारे ओ तो रिश्तेदार थे, और मैं रहता था वहीं कदम कुआं में रहता था। कदम को हाँ। हाँ, तो कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं वहाँ, तो उनको पता था कि ये अब ठीक है, अपने सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कभी तो वो रिश्ता अच्छा बना होगा, बॉन्ड अच्छा बना बहुत बाद में, जब मैं दिल्ली आया और जब मैं दूरदर्शन में जब मैं गाया और उन्होंने किसी से सुना कि दूरदर्शन में आपका बेटे का प्रोग्राम आया, तब उसके बाद फिर वो रिश्ता ठीक। हाँ, मैंने तो शादी में भी उनको नहीं बुलाया। हाँ वो आपने बताया कि दोस्त लोग गए हुए थे। But he was at the end, both he was very proud of it. क्योंकि सर ने काफी कुछ कर भी दिखाया ना एक इंसान बोलते थे बिल्कुल। कि चंदन बचपन में और अभी जो चंदन की नॉलेज है सब, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बोलते थे वो। मैम को लेके रिएक्शन क्या था उनका जब, क्योंकि शादी में भी आपने नहीं बुलाया था, मतलब वो आ नहीं मैंने पाए लेटर होंगे। लिखा था उनको। ये सर सारे जो है यही सब टच में इसने रखा है सब। हाँ, तो फिर जब उन्हें पता है, उनको मैंने खबर की कि भाई इनके तरफ से लेटर लिखा कि मैंने शादी कर ली है और ये लड़की है, फिर वो मुझसे मिलने आए, मेरे ब्रदर इन लॉ और बाबा, वेरी जेंटल पीपल। और मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मेरे लिए गिफ्ट्स लाएंगे, यू नो। तो ही वॉज वेरी जेंटल। पर चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। माँ बाप कभी भी किसी बच्चे को भी, और उस आज के ज़माने में किसी भी बच्चे का गाना, माँ बाप एकदम से रियलिटी टीवी शोज देखने लग जाते हैं, जी तब उसके तो ख्वाब देखने लग जाते हैं। बिल्कुल। बट वो ज़माने अलग थे। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ 65 साल पहले या 60 साल पहले। तब ये गाने बजाने की, फिर जो आपने अभी बोला ना कि बहन गाती थी, जी बंगाली परिवारों में सब लड़कियां गाती हैं, बिल्कुल। तो वो वैसे गाती थी, उनको भी अलाउड नहीं होता हाँ। अगर वो प्रोफेशनली गाना चाहती हैं। वैसे तुम शौकी तरीके से कर शौकिया लो, तरीके पर से प्रोफेशनली नहीं जाओगे। जैसे वो वहाँ क्या होता था, जैसे लड़की को देखने के लिए आए ना, हाँ तो लड़की को क्या क्या आता है, गाना आता है क्या, गाना आता है। ये जरूर पूछेंगे। हाँ। हाँ, गाना आता है, जरा गा के सुनाओ, बस इतना ही था, इतना ही होता है। फिर वो रविंद्र संगीत 2 गाना गाएगी वो, और फिर लड़की पसंद हो जाएगी, हाँ वो लड़की गाती है, अच्छा गाती है। वो एक एडेड अट्रैक्शन होता है लड़की के लिए बंगाल में। अच्छा। अभी भी हमारे बिहार में पता है क्या होता है, गाना लोग सुनते हैं लड़कियों से, जो अभी गांव में लड़कियां हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि कहीं ये तुतलाती और बोलती तो अच्छा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है ना बात करती है। हमारे वहाँ तो ऐसा चल के दिखाओ। चल के दिखाओ, right। अभी नहीं होता है ये सब। देख, माँ बाप वही है जिनको इस माहौल का पता नहीं है और उनके बच्चे चले जाते हैं इस प्रोफेशन में, तो आज भी वो माँ बाप वो नहीं कर पाते, नहीं बिल्कुल। क्योंकि वो अपने बच्चों को एक सेफ सेटल्ड प्रोफेशंस में देखना चाहते देखना हैं चाहते हैं। बिल्कुल। कि भाई पढ़ा लिखो और ये जॉब, और ख़ास तौर पे हमारी इंडिया में एवरीथिंग इज़ जॉब ओरिएंटेड। महीने के एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा, बिल्कुल। ये आज भी है। सो व्हाट हिज फादर वाज डूइंग एट दैट टाइम, ही डिडंट रियलाइज कि इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है। और मुझे ऐसा लगता है मैं कि कई बार बच्चों को अपने माँ बाप के आगे प्रूव करना अच्छा ही रहता है। बिल्कुल। बाद में वो इनको जब देखते थे, इनका सर्कल देखते थे, माहौल देखते थे, इनकी एल्बम्स देखते थे, तो प्राउड ही होंगे ना। उनके मन में कोई गलत तो था नहीं इनके लिए। सो ये है, हमारे लिए डिफरेंट है।
हमें पता है हमारे बच्चे जॉब्स में नहीं जाएँगे, मिल के जाएँगे तो हम बोलेंगे बेटा नहीं कर पाओगे छोड़ दो, राइट? क्योंकि देख लिया ना सब कुछ, वो चीज़ें उन्होंने वही देखा था, तो वो वही उन्होंने वही देखा था। मैम आपने कभी नहीं सोचा था कि आप एक्टर बनेंगी? मतलब एक्टिंग फील्ड में आने का तो बिल्कुल नहीं कभी सोचा। भी नहीं। पर आपको एक कमर्शियली आप सक्सेसफुल भी हो गई, है ना? हुँ। तो कैसा लगता है कि मतलब जो सपना कभी देखा ना हो वो अचानक से पूरा हो जाए? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वो हाउसवाइफ़ हूँ, हाँ। जो सिंगर हो सकती थी। ओके, क्योंकि म्यूज़िक की बैकग्राउंड थी। पर ऐसा नहीं है, एक्टिंग से फ़ैसिनेटेड तो हमेशा होते ही हैं सब जी, इंडिया जी, में, हम लोग जी। सब। एंड आई वाज़ अ फ़िल्म बफ़। जब से पढ़ना शुरू किया फ़िल्मी मैगज़ीन्स, ये वो, फ़िल्मों के बारे में ख़बर रखना। हालाँकि बचपन में फ़िल्में देख नहीं पाते थे हम, क्योंकि इतना ना तो हम अफ़ोर्ड कर सकते थे, ना अलाउड था। लेकिन मुझे फ़िल्मों के बारे में जानने की बहुत ये रहती थी कि एक्टिंग कैसे होती है, क्या होता है। तो जब नमित ये हम बॉम्बे में आए और मुझे पता चला कि पृथ्वी थिएटर हमारे घर के पास है, हुँ। तो मुझे बहुत फ़ैसिनेशन हुआ कि ये देखना चाहिए, क्योंकि मेरे फ़ादर थिएटर एक्टर भी थे। ओह! तो वो एक फ़ैसिनेशन था मुझे कि थिएटर कैसे होता है। और नमित को लेके मैंने पृथ्वी पे जाना शुरू किया, हमने प्लेस देखना शुरू किया। सो मैं उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई कि प्लेस देखने हम जा रहे हैं, एक से एक प्लेस देखे हमने। तो वो जो एक बैकग्राउंड होती है, एंड देन सरप्राइज़ वाज़ कि नमित गया थिएटर में। हुँ। आई मीन जिन लोगों का हमने पहला प्ले देखा हुँ। था, कुछ साल बाद नमित उनके साथ ही प्ले कर रहा था और पृथ्वी भी प्ले कर रहा था। पृथ्वी वाह! तो ये मेरे लिए बहुत हाई था। हुँ, बिल्कुल। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि सर्कल बन गया। नमित के सारे फ्रेंड्स मेरे घर में आके जैमिंग सेशंस कर रहे हैं, राइटिंग चल रही है, एक्टिंग की वर्कशॉप्स चल रही हैं और मैं सबको खाना खिला रही हूँ, चाय दे रही। तो और बच्चे मुझसे सलाह मशवरा भी लेते थे, क्योंकि मेरा उर्दू का बैकग्राउंड है, मुझे ज़बान का कंट्रोल है मुझे कि तो अब वो उसमें कब कैसे हो गया ना, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। वाह! मुझे खुद ही नहीं पता था। तो अब भी तो आपने इतनी सारी फ़िल्में कर ली है। तापसी पन्नू, अनुष्का, वरुण, सब लोगों के साथ में आपने काम किया है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ में रहा? लेट्स जस्ट से कि मुझे बुरा एक्सपीरियंस कोई नहीं हुआ किसी के साथ भी, क्योंकि जब मेरी पहली फ़िल्म एक्चुअली जो थी वो रजत कपूर के साथ थी, जी, कड़क। करेक्ट। और रजत मैं उनको बहुत पहले से जानती थी, थिएटर में नमित ने उनके साथ बहुत काम किया। तो उनका सबसे पहले फ़ोन आया था मुझे कि आपका ऑडिशन मैंने देख लिया और आ जाओ मस्ती करेंगे। वाह! तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो उनके साथ काम का सिलसिला इतना स्मूथ था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार सेट पे आई हूँ। मैं थोड़ी ओवरऑड होती थी कि मनोज बाबा बैठे हैं, रणवीर शोरी बैठे हैं, बट उन लोगों ने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया। वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन सडनली सुई धागा, सुई धागा। एकदम से जी। अनुष्का शर्मा। पर वहाँ पे भी अनुष्का को जब पता चला कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ और मैं सीधा किचन से उठ के सेट पे आ गई और रीडिंग के लिए, शी टुक मी अंडर हर विंग्स कंप्लीटली। वाह! एक एक चीज़ के लिए, वो जो मुझे टेक्निकली कुछ पता नहीं चलता था, अभी मुझे पता है ये कैमरा यहाँ पर है, मुझे तब नहीं पता चलता था। तो वो मेरे को बताती थी कि देखिए अभी हम स्लो मोशन में गा रहे हैं, तो आप फास्ट चलेंगी तो वो ठीक रहेगा। तो शी कंप्लीटली टुक केयर ऑफ मी कि सेट पे मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। हर कदम पे हेल्प उन्होंने मेरी की। तो मुझे कभी किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सबसे फ़नीएस्ट कुछ मोमेंट्स रहे होंगे। फ़नीएस्ट फ़नीएस्ट तो ये रिसेंटली ही हुआ, क्योंकि अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल भी हो गई। जी। तो जब हम सीए टॉपर की शूटिंग कर रहे थे, तो लास्ट के क्लाइमेक्स सीन में रोज़ रात को हम लोग शूट कर रहे थे और एक पॉइंट पे आके हम लोग
थोड़े एग्जॉस्ट भी हो गए थे। और उस टाइम पे जो डायलॉग्स मुंह से निकलते थे कि हंस हंस के पागल हो जाते थे कि ये कहाँ से आया। एक मेरा डायलॉग था उसमें जो भी एडिट हो गया कि मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि तेरे पास ना है बंदूक शंभू, और मैं क्यों दे रही हूँ, स्क्रिप्ट मेरे साथ है, फिर भी बंदूक को मैं संदूक बोले जा रही थी। तेरे पास ना है संदूक, बंदूक शंभू की जगह बंदूक, तेरे पास ना है संदूक शंभू। अब फिर मैं सोचती हूँ क्या बोला है मैंने, एंड एवरीबॉडी वाज डूइंग समथिंग। सुमित जो मेरा बेटे का रोल कर रहे थे वो माँ शोभा अपनी वाइफ को बुलाने के, माँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बार बार माँ ही बोले जा रहे थे। सो वी हैड लोड्स ऑफ फन देयर, बट हर सेट का अपना अपना एक मजा मजा होता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आप अटक भी जाते हो कि भाई अरे अब ये हो नहीं रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। बट हर सेट पे मैंने, जब मैं जाती हूँ तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि कितना मज़ा करेंगे हम वहाँ पे। तो हर सेट पे वो लाइक सुई धागा के सेट पे हम लोगों को बहुत बड़ी कास्ट थी, सब लोग साथ होते थे। तो मैंने ऊनो सीखा वहाँ पे, हाँ ये ऊनो कैसे खेलते हैं। हम लोग यही जब होता वेट है। करते थे तो हम ऊनो खेलते रहते थे। जुआ खेला है, जुआ एक करक के सेट पे जुआ खेला है, और इमेजिनरी मनी के साथ। और ओह। मैंने पत्ते उठाए एंड रजत वेट कर रहे थे शॉट की, तो मेरे साथ ही बैठे थे, एंड ही सेज एंड यू हैव द जैकपॉट, एंड इट वाज ट्रिपल वन। मेरे पास सीधा कार्ड्स में आया। अरे अब तो इमेजिनरी तो लगाओ ना तुम 1 करोड़ की चाल। तो बाहर सुई धागे के सेट पे जो अनिल मेहता जी थे और महेश था, तो हमने बिस्किट्स पे जुआ खेला है कि अनिल जी जो है घूमते घूमते 2 बिस्किट मेरे लगाओ यहाँ पे। तो हर सेट का अपना एक अपना एक अलग मजा मजा होता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बुरा एक्सपीरियंस भगवान की दया से किसी के साथ नहीं हुआ। पर वो एक्सपीरियंस कैसा था कि एक हाउसवाइफ, एक मदर, और अचानक से एक टाइम कंप्लीट होने के बाद से सीधा वो सेलिब्रिटी बनती है, मतलब अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। हाँ, तो वो मोमेंट वो थोड़ा अनबिलीवेबल है क्योंकि मैं उस जनरेशन से नहीं हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत एम्बिशियस हैं। मेरे एम्बिशंस हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ रही, इनके काम के साथ रही, फिर उसके बाद बेटे के साथ रही, राइट, फिर बहू आ गई तो उसके साथ। बिल्कुल। लेकिन अपने लिए वो सोचने की आदत ही नहीं थी। अब अपने लिए सोच रहे हैं, तो बच्चों के साथ तो रिवर्स पेरेंटिंग चल रही, वो समझा रहे हैं, फिर ये समझा रहे हैं। लाइक जब मुझे पता चला, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सुई धागा के लिए, वो मैं तैयारी में इतनी बिजी थी, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे 1 हफ्ता पहले पता चला कि 1.5 महीने तक हमें चंदेरी में रहना है, और मैं हिली एकदम, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं घर आई हूँ तो इन्होंने बोला क्या था कि अभी तुम्हारे पूजा वगैरह कैसे गए। मैं बोली मैं तो हिल गई हूँ, मैं कैसे करूँ। अभी मैं कभी अपने घर में अकेली नहीं रही, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया। तो फिर इन्होंने बोला शांत हो जाओ, कर लोगे, बहुत संभाला। बोला थोड़ा मैं प्रेयर करती हूँ, पहले बैठ के अपने आप को कंपोज करूँ। तो मैं बैठ के अपनी बुद्धिस्ट चैंटिंग करी मैंने आधा घंटा। देन ही सेड देखो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अभी तुमने कमिट किया है, ये प्रोफेशन है, बिल्कुल। इसको तुम सीरियसली अब लो, और तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगे। तुम बड़े रिलैक्स होके जाओ, तुम रह भी लोगी रूम में अकेले, काम भी तुम अच्छा करके आओगी, ये मैं बोल रहा हूँ तुमको। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो भरोसा फैमिली की दिलाया जा रहा है। तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बहुत अलग निकल के आता अलग। है फिर। फिर वो एक रहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, जब इनको मेरे ऊपर भरोसा है तो ठीक है हो जाएगा। सर क्योंकि आपसे इतनी प्यारी प्यारी गजलें हमने सुनी, तो थोड़ा सा गजल पे अब चर्चा कर ले। अ, आजकल के जो लोग हैं, पहले के जो लोग थे बहुत रियाजी थे, बहुत रियाज करते थे,
और आजकल के जो उभरते हुए सिंगर्स हैं, उनका उनके पास कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता रियाज़ के लिए। आपके क्या विचार है? टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है उन्होंने खुद बना लिया कि टाइम नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अगर अच्छा कलाकार बनना है तो उसके लिए रियाज़ चाहिए और उसका बैकग्राउंड जो है वो क्लासिकल होना चाहिए, क्लासिकल बेस होना चाहिए, क्लासिकल सीखे कि भई क्या-क्या तुम गा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सुर क्या है, नहीं है। अगर ये ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर आप कब तक गाते रहोगे ऐसे? गाने के लिए जो चीज़ चाहिए और देर तक चलेगी तभी चलेगी जब तक आपके आवाज़ में जब तक रियाज़ करते रहोगे तब तक। तो थोड़ी देर के लिए ही बस आजकल क्या है जल्दी-जल्दी सब कुछ चाहिए ना, सब कुछ। ये जैसे मूवी शोज़ वग़ैरह आ रहे हैं सब, जल्दी-जल्दी बस उनको हीरो बना देते हैं और फिर जल्दी-जल्दी जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, फिर वो सब कुछ ख़त्म। तो क्यों सर जो आजकल के गाने आ रहे हैं और जो पहले के गाने थे 80s 90s के 70s के गाने हमने सुने हैं, वो आज तक लोगों के ज़ुबान पे रहता है। तो गाने में मेहनत होती थी ना पहले। अब लता जी बोलती थी वही एक-एक गाने को जो है, वो अपने मदन मोहन जी के पास जब जाती थी वो, एक-एक हफ़्ता एक-एक गाने को रियाज़ करते थे, रिहर्सल करते थे। और पहले टेक वो नहीं होता था, डबिंग वगैरह नहीं होते थे, डायरेक्ट होता था सब, लाइव। लाइव डायरेक्ट गाना पड़ता था। तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता, तो इसलिए गाने वो टिकते थे वो। आजकल मेहनत नहीं है उसमें, फीलिंग्स नहीं, उनको पता भी नहीं है कि किसके कौन गा रही है, मतलब पिक्चर में कौन गाएगा, उसकी क्या फीलिंग है, क्या है। ये तो आर्टिस्ट आते हैं और गा के चले जाते हैं। हाँ, क्यों तभी आजकल के जो गाने आ रहे हैं, आज आते हैं, हाँ, कल चलते हैं, परसों कहाँ। इससे उसकी वजह यही है, हुँ, यही मिसिंग है, यही मिसिंग है, टाइम नहीं देते हैं। टाइम नहीं दे पाते। जल्दी-जल्दी सब चाहिए। अब आज ये है कि भई आप एक दिन में कितने गाने रिकॉर्ड करते हो? जितना आप रिकॉर्ड करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। और पहले क्या होता था कि एक ही गाने को अब जो है, अब 7-7 दिन, 15-15 दिन लगे हुए हैं। तो उस गाने में जितना मेहनत होगी उसमें बात बात बनेगी ना फिर। उसको लिरिक्स को भी अगर गलती होगी बार-बार तो उसमें तो उसको बार-बार गाया जाएगा। तभी तो ज़बान में बैठेगा। आजकल हो गया कि जल्दी-जल्दी टेक करके फिर दूसरे स्टूडियो में जाओ, दूसरा गाना। दूसरा गाना कौन-सा है वो दो भाई, मैं जाऊँ। और जो आर्टिस्ट जितना ज़्यादा गाना गाएगा वो उसको ज़्यादा पैसा लेके आएगा। घर में कितना पैसा लेके आ रहे हैं? लाख रुपए लेके आ रहे हैं। आज ये रहता है। पर आजकल का ये भी दौर है ना सर, मैं बस ये सही और गलत जानना चाहती हूँ कि जो लोग एक्चुअली टैलेंटेड है, थोड़ा-सा नाम कम है वो, और जो लोग जिनकी मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने हैं, ये है, वो है, उनको काम जल्दी मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ। जो एक्चुअल टैलेंटेड लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। हुँ। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो? करने का उसमें कुछ नहीं है। आदमी का बस हाथ में यही है अपना मेहनत करो और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं? एक्चुअली इंस्टा गेम से वो ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं है, हुँ। बिकॉज़ मैं उनका है मैं हैंडल करती हूँ, वो अपना फेसबुक हैंडल करता है। अच्छा, अच्छा, ओके। सो इंस्टा में मैं देखती हूँ कि जो मैं इनको तो दिखाती भी नहीं हूँ कि दिमाग खराब हो जाएगा बिना बात के, कि कोई आदमी बेसुरा गा रहा है। हाँ। अब वो बेसुरा मेरे पास भी हमारी फैमिली में भी व्हाट्सएप्स आते हैं, सब शेयर करते हैं, डीपी भी शेयर करते हैं, इंस्टा पे भी शेयर होता है, डीएम होता है। मैं सबको बोलती हूँ अपनी फैमिली में एटलीस्ट कि आप इस गायक को बढ़ा रहे हैं, राइट? आप हँस रहे हैं उसके ऊपर कि ये कितना बेकार गा रहा है। पर आपको रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा कि आप उसकी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं। आप हँस रहे हैं, पर वो तो अपने आप को पॉपुलर समझ रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि आपने उसका वीडियो आगे बढ़ाया। आप ये तो लोगों जो ऑडियंस है ना, उनके माइंड में ये चीज़ हट गई है। दे थिंक एवरीथिंग इज़ एंटरटेनमेंट। लेकिन आपकी एंटरटेनमेंट का किसी एक जेन्युइन आदमी पे असर पड़ रहा है। अब ये आर्टिस्ट है, ठीक है? और ये फ़र्क हमेशा रहेगा, आप देखिए। क्योंकि हमने एक ज़िंदगी जी ली है, जी। राइट? इनका पहला एल्बम 82 में आया था। आज कितने साल 40 से ऊपर हो गए।
राइट? हमारे सामने जब इंस्टा, फेसबुक कुछ भी नहीं था, बहुत लोग आए, जिनके गाना बजाना बोलने के लायक नहीं है, राइट? लोगों ने उनके लिरिक्स नहीं अच्छे, लेकिन लोगों ने एंटरटेनमेंट के तौर पे उनको देखा है, ठीक है? वो चले गए। लेकिन आज आप एक यंग लड़की यहाँ बैठी हो और आप इनको इंटरव्यू कर रही हो। आप इनकी गज़ल आपको याद है? वो गज़ल शायद 15 साल पहले, 20 साल पहले, इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुई थी। बट जो मैंने जो जनरेशन देखी है इनके साथ-साथ, जो एकदम से ऊपर आगे आ गए थे, आपको उनका नाम नहीं पता। नहीं पता। ये फ़र्क है। कंटिन्यूटी मेहनत की ज़रूरत, मेहनत करनी पड़ती है। वो इस उम्र में भी उठते हैं, सुबह अपने गले के लिए रियाज़ स्टिंग लेते हैं, गला ठीक करते हैं, फिर जाके वो अपना रियाज़ करते हैं। वो ये नहीं सद है कि मेरे मेरे कितना नाम हो जाएगा और कितना मुझे रियाज़ करने से इतना प्रोग्राम आ जाएगा। वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा मेरा जो अपना पूजा है, वो यही है। वो यही है। सारा दिन नहीं उसमें उन्होंने कोई एंड नहीं लगा रखा है, आउटकम की वो नहीं है। तो आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं ऐसे-ऐसे नाम आपको बताऊँगी जो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए थे। आप बोलोगे अरे ये कहाँ गए? तो आज भी यही होने वाला है। जो जेन्युइनली काम कर रहा है इंस्टा पे, क्योंकि ये जो ऑडियंस है जो आगे बढ़ाती है, एक आदमी बेस बजा रहा है, आप उसे बढ़ा रहे हो। वही एक आदमी गाने को खराब करके प्रेज़ेंट कर रहा है, आप उसको बढ़ा रहे हो। वो ऑडियंस बोर भी बहुत जल्दी हो जाती है। उनको सिर्फ कोई नया ज़मूरा चाहिए। राइट? ज़ाहिर उनको फिर कोई नया क्राउन चाहिए, जो जोगरबंदी करे और वो सुने। लेकिन 70 के गानों की आप आज भी बात कर रहे हो। कि तो मैंने कहा गाने कैसे हुआ? वैसे हुआ करते थे, लिरिक्स क्या थे? कि तो अलग ही थे ना, मतलब बोलने तो आप सोचो कि कितनी मेहनत हुई होगी उस गानों में। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन ये किया है कि मुझे जब कोई किसी बेसुरे भोंगे का हँसने के लिए डीएम करता है या व्हाट्सएप करता है, मैं उसे किसी को नहीं भेजती। क्योंकि मुझे उसको स्प्रेड नहीं करना है। अच्छा कोई करता है, तो मैं ज़रूर आगे स्प्रेड करती हूँ। इनके कितने फैन्स हैं, जो इनका गाना गाते हैं और हमें भेजते हैं। तो मैं ज़रूर स्टोरी पे डालती हूँ। कोई अच्छा गा रहा है, सुर में तो उसको अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है। तो तारीफ़ करो। अब कल वो जो रात को बचेगा अपने आप को यंग मैं दिखाती हूँ इनको, ये देखो आपकी गज़ल गा रहा है और कितने प्यार से गा रहा है। तो जो अच्छा है, जिसमें मेहनत हुई है, वो लॉन्ग टाइम जाएगा ही जाएगा। लता जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आज के दौर में गज़ल जो आज की जनरेशन है, वो गज़ल सुनना कहीं न कहीं मतलब पीछे हट रहे हैं लोग। हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप एग्री हैं या नहीं, फिर अभी भी ऑडियंस है? ऑडियंस है, बिल्कुल है। तभी तो आज तक हम गा रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं। अभी हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 10,000 की ऑडियंस होती है, 5,000 की ऑडियंस होती है। अगर महफ़िल में जाते हैं, तो मतलब उनको टाइम का पता नहीं चलता है। जी। गज़ल कभी ख़त्म नहीं होगा। शायरी कभी ख़त्म नहीं होगी। शायरी ख़त्म होगी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। शायरी तो है ना, जब तक शायरी है, ज़िंदगी है। वो तो रहेगा, नए-नए तरह तरह से लोग लिखते रहेंगे। हाँ, उनका स्टाइल बदल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। जो आज जो भी लोग हैं, जो कि सिंगिंग में आने के लिए कोई ऐज का कोई हाँ, वो नहीं है। नहीं हाँ। तो जो भी लोग हैं, जो एक्चुअल सिंगिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए बस यही दूँगा कि अपना सबसे पहले तो अच्छे गुरु की तलाश करें और अच्छा गाना जो है गाएँ। बस इतना ही बोलूँगा। अच्छे गाना गाने की कोशिश करें और उसके लिए रियाज़ चाहिए, मेहनत करें। जल्दी-जल्दी वो नहीं आगे करें, बढ़ हाँ, कि जल्दी कर लूँ और जल्दी मुझे इतना पैसा मिल जाए और नाम हो जाए, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए होगा,
फिर उसके बाद फिर कहा जाएगा नहीं, वो मेहनत अगर होगा उसमें तो वो ज़रूर रहेगा। जैसे आज पुराने गानों में भी जो मेहनत हुई है, आज तक वो गाने लग जा गले, आज हाँ, भी बिल्कुल। लोग बात, कोई प्रोग्राम में आप जाएंगे, आप देख लीजिए, आप पुराने गाने जो मदन मोहन के जो गाने हैं सारे, आज भी उतने ही अमर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मेहनत हुई है इसमें। मेहदी साहब के गाने वो गा के तो चले गए वो, लेकिन आज उन्हीं उन्हीं के गाए हुए गाने जो हैं रागों में हैं, प्योर राग में, लेकिन उसी को ही गा रहे हैं लोग। भाई ये गाने में मज़ा आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसमें मेहनत है। मेहनत है। तो जिस चीज़ में मेहनत होगी वो हमेशा रहेगा, और इसके अच्छे नियत से किया जाएगा, अच्छे ढंग से, अच्छे नियत से उस चीज़ को किया जाएगा, वो हमेशा वो अमर रहेगा वो चीज़। पर कोई तो होगा सर जो अभी के जनरेशन में सिंगर जो आपको दिल से पसंद होगा, जो अच्छा गाता होगा। बहुत से हैं ऐसे, बहुत ये से एक दो हैं, नाम है। बहुत से हैं, मतलब क्या नाम लूँ, बहुत से हैं हमारे। गजल में ना गजल नहीं, जनरल जनरल जनरल। सभी अच्छे हैं हमारे। सोनू जी बहुत अच्छे हैं, सोनू सोनू निगम है, जो दूसरा क्या है, अरिजीत 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा, शान हमारे बहुत अच्छा है। एक बार जब ये लाइन होते थे ना, तब हमारे घर का नियम ये होता था कि डबल लाइन थी, एक बेडरूम में और एक हॉल रूम में। तो बेडरूम की वायर निकाल ली जाती थी जब इनका रियाज का टाइम होता था, कि भाई कोई फ़ोन बजे नहीं उस टाइम पे बेडरूम में। तो किसी काम के लिए किसी का फ़ोन आया जो बहुत ज़रूरी था, तो मुझे बोला ही था कि मेरे को दे देना फ़ोन। तो मैंने जाके दिया, तो तानपुरे वगैरह की आवाज़ आ रही थी। तो वो भाई इनको बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कि मैं रियाज़ कर रहा हूँ। बोले किस लिए रियाज़ कर रहे हो? कोई ऑडियंस है नहीं तुम्हारे सामने? तो इनका जवाब मुझे कभी भूलता नहीं कि नहीं, ये ऑडियंस नहीं है, पर बाहर एक पेड़ है, परिंदे हैं, फूल हैं, तो मैं उनके लिए रियाज़ कर रहा हूँ। क्या बात है। वो खुद नहीं बताएंगे। नहीं, ये तो आप ही बता सकती हैं। सर, क्या आप गज़ल में कुछ नए एक्सपेरिमेंट शामिल करना चाहते हैं? जैसे जो आजकल के नए म्यूज़िक हैं उसको। मैं समझता हूँ कि गज़ल को अगर गज़ल ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो स्टाइल है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल है, तो फिर गज़ल नहीं रहेगा। तो जो नए स्टाइल, जो चीज़ें हैं, जैसे और तरह के जो म्यूज़िक हैं, वो जहाँ हो रहा है वो भी अच्छा है, वो अपनी जगह पे रहे। बाकी जो हमारे जो जैसे केल सहगल, शुरुआत वहीं से हुई, उसके बाद बेगम अख्तर आई, फिर उसको थोड़ा सा और थोड़ा मॉडर्नाइज करके मेरी साहब गाए, फिर जगजीत सिंह आए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो है उन्होंने चेंज किया, लेकिन स्टाइल वही रखा। बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उसको आप अब फिल्मी कर देंगे ना तो गज़ल नहीं रहेगी, फील मर जाएगा। फिल्म मर जाएगा उसका, क्योंकि उसमें शायरी भी है। हालांकि फिल्मों में तो यह है कि भाई फिल्म के जैसे जब आप पूरा सीन दिखाते हैं, उसके ऊपर जो है उस चीज़ को वो दिखाते हैं, या गाया जाता है या कंपोज किया जाता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल, जब आप प्राइवेट में जब आप गज़लें गा रहे हैं और शुरू से चला आ रहा है, तो उसी में तो अलग सा फिर कैसे होगा कि ये गज़ल है, ये ठुमरी है, ये ख्याल है। तो गज़ल को मेरे हिसाब से गज़ल ही रहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मेन बात यह है कि उर्दू जो है यहाँ पे लोग कम समझते हैं, तो इसीलिए जब हम शुरू में जब हमने एल्बम करना शुरू किया, तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखा कि हमारे इंडिया में जो है उर्दू लोग समझते कम हैं, तो हम आसान लफ्ज़ों में गहरी बात क्यों ना करें। तो इसीलिए हमने आसान लफ्ज़ों में जो है ना, शायरों को हमने बोला कि इसको आसान दीजिए। जैसे वो चांदनी का बदन, खुशबू का साया, सबको मालूम बहुत अजीज़ है लेकिन मगर पराया है, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी, सबको समझ आ जाती है। तो इसी हिसाब से जो है, अगर आसान लफ्ज़ों में अगर आप गहरी बात करेंगे तो लोग सब समझ में आ जाएगा। लोगों को उर्दू यहाँ पे नहीं आती है। पहले ज़माना उर्दू पढ़ाए जाते थे लोग बात, तो उर्दू समझते थे, वो मुश्किल वर्ड भी जो है उनको समझ में आती। आज तो नहीं समझ में आती है। तो इसीलिए आसान लफ्ज़ों में अगर आप बात कहेंगे तो लोग सब समझ जाएंगे, और वो चीज़ हमेशा पॉपुलर ही रहेगा। सर, आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है, जिनको आप
यामिनी मैम में देखते हैं एक्चुअली? शबाना आदमी। शबाना आजमी, क्या बात है। मतलब आपका पहला प्यार वही थी? प्यार नहीं, मतलब Crush। हाँ, मतलब जैसे कि उनका, जैसे पिक्चर देखा हमने, अर्थ देखा, अर्थ जैसे देखा उन्होंने जो रोल किया था, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे उनका रोल। और आर्टिस्टिक, मतलब बहुत, इसके अंदर भी वही चीज़ है, टेम्परामेंट। क्या पर सर ये भी बोल सकते सकते थे, नहीं पर सर ये भी बोल सकते थे कि जितनी शबाना जी सुंदर थी उतनी यामिनी सुंदर थी। नहीं, मैं ये आज की बात हो रही आज की बात कर रहे हैं ना। आज की बात। पर सर ने घुमा दिया ना मैम। सुंदर तो अलग अलग तरह से भी सुंदर हो सकता है ना। नहीं, बिकॉज सुंदर की बहुत से चीज़, मुझे पता है वो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत जहनी बात है। अंदर की जो इंटेलिजेंट, सुंदर का मतलब ये नहीं कि मतलब चेहरा सुंदर और दिखने में सुंदर नहीं, अंदर से आप अंदर से जो भावना है जी उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी मैं शबाना जी के अंदर वो चीज़ हमेशा देखता हूँ। उसके अंदर भी वही चीज़। पर मैं आपसे पूछूंगी कि सर कैसे हस्बैंड है? बहुत प्रोग्रेसिव। तो जैसा आप जानती हैं कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई इनके साथ, और उस ज़माने में 17 साल और आज के ज़माने में 17 साल में बहुत फर्क है, सर राइट। तो मुझे तो प्रैक्टिकली पाला ही इन्होंने, राइट। बिल्कुल। तो मुझे रास्ता दिखाना कि मुझे इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग, टीचर लेके आए कि तुम सीखो, एनकरेज किया कि तुम कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर देखूं कि उधर जाओ, लेकिन बिठा के सिखा रहा कि देखो ये शायरी ऐसी होती है, ख़ास सबको सुनो। तो मेरी परवरिश ही सारी इधर हुई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हाँ मुझे वही जानना था, मुझे वही जानना था किस बात पे लड़ाई होती है। बिना बात के लड़ाई। अच्छा, बिना बात की लड़ाई। कोई बात नहीं होती। जिस दिन सुबह इनका मूड ऑफ होता है, अब मुझे पता चलने लगा 43 इयर्स के बाद के, अच्छा आज ये इस मूड में है, शाम तक हो जाएगी लड़ाई। तो वो मूड पे है, मतलब लड़ाई झगड़ा। मैम की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? मैम की कौन कौन सी आदतें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो पसंद है आपको? एक बात में जवाब दे देता हूँ, मुझे मैनेज करती है वो। और वही पसंद है। हर चीज़, मतलब मेरा प्रोग्राम कहीं से भी बात करना हो, मैनेजर का काम करती है, पूरा वो पैर संभालती है। घर में क्या बनना है मुझे कुछ नहीं पता, गाने के अलावा। घर में कितना है, पैसा नहीं है, हमें नहीं पता। अगर नहीं है तो फिर कैसे मैनेज करती है वो भी नहीं पता। बहुत बड़ी अंजलि, आज तुमने बहुत बड़े बड़े काम कर जो चीज़ें मैं सुनना चाहती थी, जो मैं नहीं निकलवा पाई वो निकाल दूँ तो आज। नहीं, जो चीज़ है वो फैक्ट है बिल्कुल। क्योंकि आप दोनों अभी पेरेंट भी हैं, बेटा और बहू दोनों हैं, और आजकल समाज में एक ट्रेंड चलता है, शादी और डिवोर्स। ये ट्रेंड है, फैशन हो गया है आजकल। तो लोग उतना ही सेलिब्रेट करते हैं डिवोर्स को भी जितना शादी करते हैं। यस, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल रही है, काफ़ी एक ज़िंदगी भर का साथ है ये। तो आप दोनों, नमित और श्रुति को शादी के लिए क्या सलाह देते हैं? मतलब शादी के उस पे होता है ना कि चलो ये ज़िंदगी भर का साथ कैसे निभाना चाहिए। बस यही नहीं सोचना चाहिए आज के टाइम पे कि ज़िंदगी भर का साथ है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और उन दोनों को हमने हमेशा बोला है, दोनों, कि आप जब तक एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा होता है कि एक महीने में 5-10 दिन तो ऐसे जाते हैं, कोई भी कपल हो उनके बीच में, कि जिस वक्त लगता है कि यार इससे शादी कर दी, वो भी सोचते हैं
क्यों आ गई, मतलब म्यूचुअल होता है ये। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में वो 10 दिन या 5 दिन का गैप के बजाय 20 दिन खराब है और कुछ 10 दिन ही अच्छे बीत रहे, बेटर है आप सेपरेट हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी कोई मजबूरियां नहीं है, राइट? आप सब इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज अ सजेशन फॉर ऑल यू यंग पीपल कि एक दूसरे को बढ़ा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो तो साथ रहो, गिराने के लिए मत रहो, राइट? मैं खुद अपनी मैरिज को कभी भी मैंने ग्रांटेड नहीं लिया है। मतलब हर साल मैंने ये सोचा है कि चलो 1 साल और निकल गया, 1 साल और निकल गया, क्योंकि आप जो ग्रांटेड लेते हो ना फिर प्रॉब्लम आती है। फिर आप एक दूसरे की जब बुराइयां ज़्यादा दिखने लगे ना तो साथ नहीं रहना चाहिए। अच्छाइयाँ जब तक दिख रही हैं तब तक ठीक है। हर पत्नी की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसके लिए कुछ बना के खिलाए। मैम पहले ही हंस पड़ी है तो अब आइडिया आ गया होगा मुझे। मैं आपने कुछ बना के खिलाया है मैम? क्या? अंडा। ऑमलेट। और एक प्याज वगैरह नहीं, सिर्फ बस प्याज काटे मैंने, टमाटर काटा मैंने, सब कुछ। और एक और हम लोग, मैं फ्रीजर में पराठे रखती हूँ, तो जब मैं बीमार पड़ी तो इन्होंने गरम करके मुझे पराठे खिलाए। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, करते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा ये द्वार बंद है। कभी कुछ करने ही नहीं दिया ना। सर वो मूंग का दाल, वो चावल, वो सब्जी, अचार, वो बारिश का पानी, ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो यादें, वो दिल्ली की यादें जो नहीं, ये बाहर मुझे बहुत खाना खिलाने ले जाते थे अच्छा एक पॉइंट पे। ओके, फिर इन्होंने देखा ये तो इंडिपेंडेंट है तो तू ही जाके खा ले। इन्होंने मुझे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बना दिया। मुझे लगता है ये सारे सिंगर्स में यही होता है। बट इसीलिए मैंने नमित को कुकिंग सिखाई है। अच्छा। मैंने सिखाई है उसको। लॉकडाउन में उसने आके मेरे पास सीखी है सारी के। चलिए, अच्छी बात है ये। और अभी हम एक्चुअली एक छोटा सा गेम खेलेंगे। इससे पहले मैंने कभी किसी के पॉडकास्ट पे अभी नहीं किया, पर आप दोनों आए हैं तो आप दोनों के लिए एक छोटा सा गेम है, और उसमें हम ये जानेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे की कितनी पसंद और नापसंद पता है। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैम का पसंदीदा हीरो और हीरोइन आप बताएंगे। मैं तो बताऊँ? बड़ा मुश्किल सवाल। हीरो सचिन, सचिन पिलगांवकर। बचपन की, मेरे को बताया इसने। क्योंकि मैं अभी करेक्ट भी करवाने वाली हूँ। और हीरोइन? हीरोइन, अच्छा हाँ। अपना ये ऋषि कपूर की वाइफ नीतू। नीतू सिंह। नीतू सिंह। देयर ही इज करेक्ट। ओके, हीरो में करेक्ट नहीं थे। नहीं, हीरो मेरे पसंदीदा थे। थैंक गॉड, फाइनल हीरो, रियल वाले हीरो बाकी। सिर्फ नहीं, उस सचिन पिलगांवकर को मेरा क्रश था। मतलब 13-14 साल की उम्र में मुझे लगता था, फिर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझसे शादी कर ली। तो सचिन 13-14 साल की उम्र में, फिर मेरे आगे कुछ और, मतलब फिर एक टाइम आया जो विनोद खन्ना पे बड़ा दिल आता। हम हॉलीवुड हो गए। अच्छा, हॉलीवुड में कौन? अब बता, हॉलीवुड में मेरा जिस हॉलीवुड का मैम का फेवरेट पीएस ब्रॉसनन। हाँ, बस। ओके। पीएस ब्रॉसनन, मैं उनकी मीरा हूँ।
बोले किसी दिन बाद इनसे परमिशन नहीं ले रखी एक डेट पे जाने की। सर ने दे दिया। हाँ, यही सिर्फ पियर्स ब्रॉसनन के साथ। नहीं, जब हम लोग गए थे कनाडा गए थे हाँ, तो मैं पूछ रहा था ना कि कहाँ रहता है कहाँ रहता है? लेकिन वो याद नहीं रहता। यूएसए। USA में है वो। नहीं मैं बिल्कुल प्रेम है, प्रेम। अच्छा। उनकी फोटोग्राफ्स मेरे फोन पे एल्बम है पूरी। अरे इस ब्रॉसनन की ऐसा प्रेम नहीं देखा। नहीं, जैसे मुझे भी टॉम हैंक्स बहुत पसंद है ना। नहीं ये क्या पसंद था मतलब तो वहाँ बदलते रहते हैं। पियर्स ब्रॉसनन सेम है, पर फिर वो भी आ गए ह्यू जैकमैन। उसको डांस करते हुए देख लिया तो मैं और श्रुति उनकी फिल्म देखकर एक पॉइंट पे भी डांस करा, हम दोनों सास बहू दोनों एक ही आदमी पे क्रश हो गया। ये तो नई बात है। अरे ये फिल्म का मेरे साथ शेयर नहीं करते ना, मैंने हम लोग ये फिल्म बाफ नहीं है, मैं हूँ तो वो मेरा चेंज होता रहता। सचिन 13 साल की उम्र में थे। 13 साल की उम्र में सचिन जी थे। अब आप सर के बारे में बताइए, सर की फेवरेट हीरोइन और हीरो। हीरोइन तो शबाना आज़मी है। शबाना आज़मी, yes. देयर आई नो। हीरो का पता नहीं मुझे। हीरो कौन पसंद है आपको? हीरो ज़्यादा फिल्म देखते नहीं ना, ये प्रॉब्लम है। पर कोई तो पसंद हो। दिलीप साहब हाँ हाँ, दिलीप साहब पसंद देखो। हाँ जबरदस्त। बिल्कुल। सर का फेवरेट खाना। वैसे तो सब खा लेते हैं, पर मूंग दाल और परवल। मूंग दाल और परवल। परवल पैदा बिहार वाली। बिहार वाली। ओह हाँ, परवल इन मेरा जो है ना लाइफ सेविंग, मेरी लाइफ लाइन है। मेरे फ्रीजर में हमेशा पड़ा था, जिस दिन कुछ पकाने का मन नहीं करे, सोनू परवल खावे, हाँ खा ले। तो वो मेरी उसमें ना नहीं है कभी। कभी ना नहीं है। मूंग की दाल कितना भी एवरी डे खिला दो आप। मूंग की दाल ना। मूंग दाल और परवल। मैम का फेवरेट फूड। सभी सर को क्या नहीं खाती है? घास फूस सब खा जाती है। सभी लगे नॉन वेज सबसे ज्यादा। सही बोल रहे हैं, सब क्या नहीं खाती है। खास सब खाती है। घास फूस, मटन मच्छी सब खा लेती है, चिकन विकन सब खा लेती है, क्योंकि एवरीडे सुनते हो ये मेरा फेवरेट है। वेज से थोड़ा सा परहेज है। वैसे परहेज है। मैम का फेवरेट गाना जो, हाँ मतलब कोई भी गाना, ये नहीं है कि आपका ही, कोई भी ऐसा अच्छा पसंद कौन सा पसंद, गाना? हाँ। सबसे पसंदीदा गाना। इनके अपने फादर की कंपोजिशन है, ओके। बहुत पसंद। फादर की जो कंपोज है बहुत अच्छे है। और एक तो मुझे बाद में पता चला है कि उसका भी हिंदी जो है पहले गाना रेडियो में वो बज चुका था, बाद में फिल्मों में डाला गया। डोंट टॉक अबाउट दैट। अच्छा लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक है। हाँ, सर का फेवरेट गाना। फेवरेट तो बहुत सारे हैं इनके। एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इन्हें बोलेंगे ना कि अपना गाना, जैसे आपने अभी बोला वो मुझे छोड़कर गैर, तो याद नहीं था। ठीक है, कॉम्पोजिशन भी सुननी पड़ी है एक बार इनको हारमोनियम पर बजा के। मेहदी हसन खान साहब का आप कोई गाना पूछ लीजिए, इनको डायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाह। मैंने मुँह ज़बानी लाइक सुना। डीएनए में है। और ऐसी ऐसी गज़लें जो पॉपुलर नहीं है, लोगों ने कुछ गिनी चुनी पॉपुलर गज़लें बताए, रफ्ता रफ्ता पत्ता पत्ता जो भी है, ऐसी गुलों में रंग भरे, लेकिन ऐसी ऐसी गज़लें जो यहाँ किसी ने नहीं सुनी होंगी, वो भी इन्होंने याद, मतलब ये गाते हैं तो ऑटम बाय डिफॉल्ट निकलते जाता है। सो दैट इज़ वन क्वालिटी कि डायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है खान साहब के गाने। सारे उनके फिल्म के गाने जो हैं मुझे याद है, खान साहब के जो वहाँ गाए हुए हैं वो गाने सब हम रेडियो में हमेशा सुना करते थे। उसके कैसेट वगैरह लेके आके सुन सुन के और उसको गाता था मैं।
और लोग बहुत पसंद करते थे। जब मेरा एल्बम भी नहीं निकला 82 से पहले की बात कर रहा हूँ, तब प्रोग्राम हम करते थे ना, तो उन्हीं की गज़लों से पूरा प्रोग्राम हो जाता था, वाह। सारी गज़लें। और वो बोलते थे लोग, ये कहाँ से लाए हो अब ये सब गज़लें? हाँ, क्योंकि बहुत सी गजलें सुनी हुई है। सुनी नहीं लोगों ने। ये आपने ये रंजिश ही सही है, आपने कहाँ से लेके आया? आज तो रंजिश ही सही आज बच्चे गा रहे हैं। हाँ, वही। तो उस टाइम पे हम गाते थे, गा के इसको बोलते थे, लोग पूछते थे कि ये किसकी गज़लें हैं, कहाँ से लेके आए हो भाई? बड़ी अच्छी गज़लें हैं यार। और अभी भी इनको बहुत सी गजलें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता होंगी, उनको पता है। हाँ, क्योंकि मैंने उनका बहुत तलाश किया मैंने, कि खान साहब ने और क्या गाया और क्या गाया नए नए। और फिर पुराने जैसे गालिब, मिर्ज़ा गालिब को, मीर तकी मीर को, बहुत से शायर को ऐसे हैं जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, इतनी पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने गाया, प्राइवेट में गाया उन्होंने, मैंने सुना बहुत उनको। चलिए, तो अभी हमने फाइनली यही डिसाइड किया है कि बहुत सारे आंसर्स में ना हुआ, मतलब एक दूसरे की पसंद बहुत मैच नहीं कर पाए, पर कुंडली मैच हुई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर अभी 2-3 अफवाहें हैं जो क्लियर करेंगे। और क्योंकि आपके बारे में मैं सर्च कर रही थी, नहीं मिल पाया, तो सर के बारे में हमें मिला है। और सबसे पहली अफवाह ये है कि आपके घर में एक डिनर टेबल है जिस पे आप लंच एक कुर्सी पर बैठ के खाते हैं और डिनर एक कुर्सी पर एक साइड, है ना? तो ये क्यों है सर? सही है ना ये? तो हाँ, जैसे होता है ना, जैसे ये अफवाह नहीं है, ये सही सच है, ये हाँ, सच है। जैसे हम सोने के टाइम पे जाते हैं ना, तो अपना तकिया होना चाहिए, स्पेशल है। अगर वो नहीं होगा तो वो नींद नहीं आती है ना? अब बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे के तकिया आ जाए तो अरे इसका तकिया पे यार नींद नहीं आ रही है, वो अरे वहाँ पड़ा हुआ है तकिया, अरे यार अपना तकिया तो लाओ। हालांकि वो भी ये तकिया चेयर का भी सही है। हाँ, लंच इधर होता है, ठीक है, स्नैक्स दूसरी शेप में होते हैं और डिनर इधर होता है। और दो गिलास है, एक गिलास स्पेशल है जो इनकी मासी ने दिया था। वो 2 गिलास कोई नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो 2 गिलास इनके गिलास हैं। तो अगर ये टाउन से बाहर भी होते हैं ना, तो कोई गलती से भी उठा लेगा, नहीं अंकल का गिलास। फेवरेट है, आज तक है। सर दूसरा अफवाह ये है कि आप रोटी भी वो फोक और चम्मच से खाते हैं। नहीं, रोटी नहीं, अच्छा, रोटी चम्मच नहीं से कैसे खाएंगे रोटी? लेकिन बिरयानी हो, मछली हो। अच्छा, मछली। ये आगे कांदा ना हो तो हिलसा हो तो नहीं खाएंगे। वो माफ करना, हिलसा नहीं खा सकते आप, वो भी नहीं खा सकता, कितना भी धुरंधर खाओ। अभी हम किसी फ्रेंड के घर पे थे, तो उनके यहाँ जो साउथ इंडियन प्रॉपर फूड बनता है वो था, कुछ ओकेजन था, तो केले के पत्ते हुआ था। केले के पत्ते में कर्ड राइस दूसरी फ्रेंड बोलती, अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल आप चम्मच से कर रहे हैं? सब भूल गया। केले के पत्ते, एक आदमी फोक से कर्ड राइस और सांभर ओके, तो ये मेरा रोटी वाला मैं गलत हो गई थी, पर है कहीं ना कहीं सही सही है। अफवाह नहीं है। तीसरा अफवाह ये है, पर आप ध्यान से सुनना, आपके लिए है ये। आपको थोड़ा सा आप मेरे सपोर्ट भी कर देना। आपको कचौड़ी खाना इतना पसंद था, अभी भी है शायद, पर आप लोखंडवाला में फूड इन के पास आप जाते थे, वहाँ पे आंटी कचौड़ी बेचा करती थी, आंटी कचौड़ी बेचा करती थी, और वहाँ से आप कचौड़ी खाने जाया करते थे। तो वो कचौड़ी खाना पसंद था या फिर वो आंटी आधा कचौड़ी के बहाने जाते थे, तो आधा हो गया, देखना भी होता था, वो आधा हो गया, तो इस बहाने देख भी लेता। तो दोनों अफवाहें सही थी। सही ऑन द बिल्कुल।
तो यहीं पर हमारे अफवाहों का सिलसिला होता है ख़त्म। और शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलाने मज़ा के आया, लिए बहुत मज़ा बहुत आया। मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो आप मच। खुश रहिए। सर जाते जाते हमारे चैनल के लिए मैम अगर कुछ शब्द बोल दें, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगी कि लोग इस चैनल को देखें, क्योंकि आप सिर्फ बातचीत में इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रखते हैं, आप एक पर्सनल डील बनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। और हमें तो पता ही नहीं था, मतलब बात करते करते जो ऐसा लगा कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसे बातचीत कर रहा हूँ और कुछ गलत बात भी मुझसे कई बार निकल गया, तो बाद में बताना पड़ा मुझे कि भाई ये काट देना, ये काट देना। तो Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और ये बहुत पॉपुलर हो और लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता बने, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत